मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने 2 भाग का पढ़ लिया था। आज हम इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पेज नंबर 100 पे हम पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों से कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं बैठा रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के रिधे रिधे में घूमकर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। ये किसके लिए आया है कि मैं अपने भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई? अभिषेक, ये किसके लिए आया है? कौन कह रहा है? हेलो, ये कह रही है औस की बूंद कि मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई और कई वर्षों से कई मोटी चट्टान में घुसकर वो पृथ्वी के भीतर के खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा हो गए सारी ओस की बूंदें। और उन लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ की यह सहमति बनी कि हमें वहीं रहना ठीक है, परंतु उनमें से कुछ उत्साही युवा थे, यानी जिनमें उत्साह था। वे बोले, वो सब एक साथ में बोले कि हम खोज करेंगे और कि पृथ्वी पे और क्या क्या है, फिर और पृथ्वी के भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। वह बोले कि हम शोर मचाते हुए सारे आगे बढ़े तो हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कोई ठोस वस्तु का नाम नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई थी जो लाल पीली थी और नाना प्रकार की धातुएं थी जो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इसे अचानक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। वह उसकी कुछ बता रही है कि इसी स्थान पर हम आसपास की दुर्घटना में होते होते बची कि वो लोग हैं अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना देखे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इससे आगे बढ़ते रहे, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, तो वह ऐसे स्थान पर जहां पहुंचे जहां पर तापक्रम बहुत ऊंचा था। यही हमारे लिए असहज था। ये नहीं सहन नहीं हो रहा था, वह हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। उनके जो अगुआ थे, अगुवा करने वाले थे, यानी मैम आगे पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 101। 101 का दूसरा पैराग्राफ की 5वीं लाइन। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथी के साथ एक और निकल भागी। इस दुर्घटना से क्या हुआ कि उसके कान खड़े हो गए, यानी वह भी सचेत हो गई और वह अपने जो बुद्धिमान, जो विवेक वाले थे, बुद्धिमान थे, उन साथियों के साथ आगे निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अब वह जो अपने साथी के साथ ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पृथ्वी का जो गर्भ था वह रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े कि हम वो अब जो बता रही है उसके बाद हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां पृथ्वी का गर्भ, यानी जो पृथ्वी का जो अंदर का भाग था वह हिल रहा था।
रह रहकर। तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़े जोर से धड़ाका हुआ और उन्हें पहाड़ तेजी से निकाल फेंक दिया। तो वो देखे कि वो ऊंचे आकाश में उड़ चले थे। इस दुर्घटना से वह चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उससे धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकली जा रही है। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। उसमें से जब पृथ्वी फटी तो उसमें से क्या क्या निकला? धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि जब पृथ्वी फटी तो उसके अंदर से क्या क्या निकला? तो उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातु, लपटें निकल रही थी। वो क्या हो सकता था? जब ज्वालामुखी हो सकता है, वो ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसके अंदर जो लावा रहता है और सारी जो धातुएं रहती है, वस्तुएं रहती है, वो सब धुआं रहता है, रेत रहता है, वो पिघलकर बाहर आ जाता है। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम उसे ज्वालामुखी कहते हो। इस तरह से जो पृथ्वी फटती है और इसमें से जो धातुएं निकलती है, धुआं है, रेत है, तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। तो वो कहते हैं तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। अब हम जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाग का बड़ा दल मिला। कि वो कह रहे हैं कि जब हम इससे भी ऊपर गए तो हमें एक भाग का एक बहुत बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमने यहाँ दर्शन किए कि हमारी पुरानी सहेली थी जिसे हम आंधी कहते हैं, जो गर्मियों में हमारे साथ चलती है। आंधी होती है जो अपने साथ मिट्टी को उड़ा लाती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? आंधी, जो गर्मी के दिनों में राजस्थान में खूब चलती है। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। कि वह बता रही है उसकी बूंद कि बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे, कि वो भारी हो गए थे और नीचे झुक गए थे और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी बारिश हुई और बूंद बनकर, या ओस भी होती है तो वो बूंद के रूप में तो टपकती है। तो कह रहे हैं कि एक दिन बूंद बनकर हम नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और बह चली। पहाड़ों से एक पत्थर से दूसरे पत्थर को कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया था। खंड खंड हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मुख होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को पाटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते थे। बैठे बैठे मैं एक दिन एक नगर में जा पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या पड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को नोचा दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल में घूमती फिरी। मैं प्रत्येक क्षण उसमें निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास रुकी। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तुम लोग भी देखते हो जब सूर्य का प्रकाश निकल आता है तो ओस होती है वो समाप्त हो जाती है। और इन दिनों में अपनी ठंड पड़ रही है तो जहाँ पर जो खुला स्थान रहता है वहाँ ओस पड़ी होती है। 2-4 दिन तो अपने घरों में भी दिखाई दे रही थी। और जैसे सूर्य निकलता है वह घटते घटते हमारी आंखों से ओझल हो जाती है।
तो यह हमने जो ओस की बूंद है, ये कहानी जो हमने पढ़ी कि किस तरीके से ओस पिघलकर पानी पिघलकर ओस के रूप में बना। तो स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया है। अब हम इसके कुछ प्रश्न अभ्यास हैं वो देख लेते हैं। निकाल लीजिए आप लोग भी अपनी बुक। पहला प्रश्न है अपना कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? झाड़ियों से मिली जो उनकी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई थी। अंडरलाइन कराया था मैंने आपको। लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ियों में मिली जो उनकी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई थी। दूसरा प्रश्न है ओस की बूंद घृणा और क्रोध से क्यों कांप उठी। तो ओस के अनुसार पेड़ है वो, ये भी मैंने अंडरलाइन करवाया था, बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमारे अल्पसंख्यक बंदों को अपनी ओर खींच लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बांधकर बाहर फेंक देते हैं। अपनी इस कहानी को सुनाते सुनाते ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठती है और यह घृणा केवल पेड़ के प्रति होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो जो गैस थी वो लपटों के रूप में हमारे विद्यमान थी। जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी तो सूर्य का एक भाग टूटकर क्या हुआ था, अज्ञात शक्ति से पृथ्वी की ओर खिंचता आया और सूर्य का जो टूटा हुआ भाग है इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और उसके अनेक टुकड़ों में बट गया और उन्हीं में से एक टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है। यानी जो हमारी पृथ्वी वो किसका टूटा हुआ भाग है? सूर्य का। सूर्य का एक भाग मैंने बताया था ना कि सूर्य का एक भाग टूटकर एक अज्ञात शक्ति से खिंचा चला आ गया और सूर्य का टूटा हुआ भाग है वो इतना भारी खिंचाव है वो संभाल नहीं सका, अनेक टुकड़ों में बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में बड़ा आग का गोला थी, यानी यह आग की तरह तपती थी, उसके पास कोई नहीं जा सकता था। धीरे धीरे अपनी जो पृथ्वी है वो ठंडी होती गई और उस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण ओस की बूंद उत्पन्न हुई। किसके कारण? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उनकी ओस की बूंद उत्पन्न हुई। इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है। फिर है कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पानी की बूंद लेखक को कहानी सुनाती है कि मेरा अस्तित्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्रारंभ होता है। इन दोनों की रासायनिक क्रिया के कारण स्वरूप ये है वो पानी का जन्म होता है। अपने अस्तित्व को समाप्त करके ये मुझे जन्म दे पाते हैं। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी पर घूमती है, फिर ठोस बर्फ बन जाती है। सूर्य के कारण उसका रूप है वो छोटा होता चला जाता है और फिर समुद्र में गर्म धारा में भेंट होने पर पिघलकर पानी बन जाता है। नेक्स्ट है अपना ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो ओस की बूंद सूर्य की किरणों की प्रतीक्षा कर रही थी। तो स्टूडेंट आज हम अपने लेसन के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हमने कर लिए हैं, बाकी के हम कल कर लेंगे। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।